अ, आज हम लोग समझेंगे कि रसिया में ये हुआ क्या है। पिछले 2-3 दिनों से बड़ी चर्चा है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। अभी मोटे तौर पर आपने ये सुना होगा कि वैगनर नाम का एक ट्रूप, एक ग्रुप जिसका नाम वैगनर है, वो रसिया की सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगा और उसने रोस्तोव नाम की जगह पे कब्जा कर लिया और मॉस्को की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अब फिलहाल वो मॉस्को की ओर न बढ़ के बेलारूस की ओर चला गया, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनर के चीफ को, येवगेनी प्रिगोजिन को मना लिया कि वो मॉस्को की ओर न बढ़े। इतना आपने सुना। लेकिन मैं चाहता हूं इस पूरी चीज को समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा रूस के बैकग्राउंड को समझें। आज का जो रूस है 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा देश, बहुत विशाल एरिया है। जनसंख्या उतनी नहीं, लेकिन बहुत विशाल एरिया है, ढेर सारा इलाका उसका। खासतौर पे जो ये स्टेपी ग्राउंड्स हैं उसको तो लोग बोल देते हैं हरा भरा मरुस्थल है, हरा भरा मरुस्थल, ग्रीन डिजर्ट। 10-10 हजार किलोमीटर तक सिर्फ घास ही घास है, मनुष्य रहते नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल कहते हैं, सबसे बड़ी खुली जेल। लेकिन ये है क्या, थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहिए। किसी भी घटना को समझने के पहले थोड़ा उस देश का हमें सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट भी देख लेना चाहिए। आपको मालूम है कि ये रसिया जो है, जो आज व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी शक्ति फिर से बनने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी है भी, क्योंकि लंबे समय तक सुपर पावर रहा है। तो ये रसिया वाइकिंग नाम के समुद्री लुटेरों द्वारा शासित होता था। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, वाइकिंग समुद्री लुटेरे थे। आज इन्हीं वाइकिंग लुटेरों ने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन जगहों पे अपनी सत्ता स्थापित की और दुनिया का सबसे सिविलाइज्ड शासन दिया है। लेकिन कुछ 100 वर्ष पहले ये लोग लुटेरे थे। रसिया के पास क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, यहाँ फीफ यानी जागीरें बहुत थी, जिसके पास ताकत थी कब्जा कर लेता था, बड़ी अराजकता थी। तो रसिया के लोगों ने खुद इन वाइकिंग लोगों से कहा कि आओ बसो, हम आपको टैक्स देंगे, हमारी रक्षा करो। ये रसिया का मेडवेल इरा है। लेकिन बाद में वहां एक शासक आया, पीटर द ग्रेट। आप अंदाजा लगाइए, जब भारत में औरंगजेब का शासन था तो रसिया पे पीटर द ग्रेट का शासन था। उसने तय किया कि मुझे रसिया को एक सुपर पावर बना देना है। लेकिन सुपर पावर बिना आर्थिक स्थिति सुधारे तो बनते नहीं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें अच्छे पोर्ट चाहिए। उसने मॉस्को को 5-5 सी से जोड़ा है। मैप पे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मॉस्को सी से नहीं जुड़ा हुआ है। मॉस्को को उसने 5-5 सी से जोड़ा है। ये मॉस्को पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड, कैनाल्स के थ्रू, और इस तरीके से उसने मॉस्को को सी से जोड़कर पूरी दुनिया में ट्रेड शुरू करवाया और अपनी राजधानी बाल्टिक के नजदीक लेके गया। उसी के नाम पे उसका नाम पड़ा सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन वो परंपरा की विशाल क्षेत्रफल है, जिसके पास ताकत है कब्जा कर ले, वो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेंगे, ये यहाँ बनी ही रही। वहां के सम्राटों को, जिसमें खुद पीटर द ग्रेट भी शामिल था, जार कहते थे। जार ये शब्द सीजर से बना है। और आखिरी जार जो था, जब 1917 में उसको सत्ता से लेनिन ने हटाया, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों सत्ता आई, तो रसिया का नेचर नहीं बदला। नेचर उसका वही ऑटोक्रेटिक ही बना रहा। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि दुनिया में सबसे ताकतवर तानाशाहों में एक, द मोस्ट पावरफुल डिस्पॉट जोसेफ स्टालिन 30 साल तक रसिया पर काबिज रहा। ये रसिया का नेचर है कि वो तानाशाहों के आगे बड़ी जल्दी सिर झुका देता है। बाद में 1991 में अनेक कारणों से रसिया से कम्युनिस्ट रूलिंग खत्म हो गई।
तब रशिया सोवियत संघ के नाम से 14 और पड़ोसी देशों को जोड़कर एक सिस्टम बनाया करता था। वो सब स्वतंत्र हो गए। उन्हीं में से एक यूक्रेन से आज वो लड़ रहा है। बेलारूस आज भी उसका निकट सहयोगी। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन के हाथों सत्ता आई, इसी बीच रशिया को कुछ बहुत अच्छे पेट्रोलियम रिसोर्सेस मिल गए। साइबेरिया के रीजन में, नॉर्थ में, कुछ आर्कटिक सर्किल के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में भी व्लादिमीर पुतिन ने इसको अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट किया। आर्थिक स्थिति सुधरी तो फिर से वो जो है एक सुपर पावर बनने का मंसूबा लेकर आ गए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो निश्चित तौर पर रशिया के पास आज भी इतने एटम बम हैं जो पूरी धरती को 1.5 बार तबाह कर सकते। व्लादिमीर पुतिन ने इस महत्वाकांक्षा एम्बिशन को फिर आगे बढ़ा दिया। पुतिन ने अपनी एक हीरो वर्शिपिंग की वहां बाकायदा इमेज भी क्रिएट की और अपने विद्रोहियों का उन्होंने दमन भी किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक सुपर पावर से 2 सुपर पावर दुनिया को ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेती। इसलिए हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, फिर से 2 सुपर पावर का युग आ गया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक पैरेलल आर्मी भी 2014 से बनानी शुरू कर दी और उन्हीं के किसी जमाने में सेफ रहे येवगेनी प्रिगोजिन ने इस आर्मी का निर्माण किया। पहले 2014 में सिर्फ 5,000 लोग थे, आज इसमें 50,000 लोग। कौन कौन लोग हैं इसमें? नेचर समझिए। आप सिविक सोसाइटी बनाएंगे तो रिजल्ट सिविक सोसाइटी का मिलेगा। ये सब जेल से छूटे हुए या जिनकी सजा माफ कर दी गई ऐसे अपराधी लोग ज्यादा थे और संख्या 50,000। कल्पना करिए भारत के मेडिवल इरा से और प्री मेडिवल इरा से, जब कभी सामंतों या इक्तादारों के हाथों में सेनाएं होती थी, मन हुआ लड़ेंगे, मन हुआ नहीं लड़ेंगे, सेना में कोई तालमेल नहीं। और येवगेनी प्रिगोजिन ने 50,000 की अपनी एक निजी सेना बना ली थी। इसी को वागनर या वागनेर के नाम से लोग पुकार रहे हैं। तो क्या एक देश में निजी सेना ये ठीक है? लेकिन चूंकि वाइकिंग के जमाने से रशिया का ऐसा एक इतिहास रहा है, ताकत के दम पे यहाँ लोग राज कर लेते हैं, तो वहां के लोगों को हो सकता है बहुत असहज ये चीजें न लगती रही हों। और दूसरी बात यह है कि हर चीजों को इस तरीके से प्लांट किया जाता है कि नेशनलिज्म के नाम पे बिल्कुल ठीक है, आखिर पुतिन ने हमको सुपर पावर बना दिया। इस तरीके की चीजें चलती रही। लेकिन जब यूक्रेन पर पुतिन ने हमला किया, साल भर से ऊपर का समय हो गया है, रिजल्ट कुछ निकला नहीं। पुतिन की भी और रशिया की भी किरकिरी हुई। तो ये जो विद्रोह हुआ उसको आप 2 रूपों में देखिएगा। सिविल सर्विस के स्टूडेंट हमेशा चीजों को गहराई में और पूरी तरीके से टोटलिटेरियन अप्रोच के साथ देखते हैं। एक, जैसा पुतिन कह रहे हैं कि इसको यूएसए के नेतृत्व में भड़काया गया, ये भी संभावना है कि प्रिगोजिन ने पुतिन को कमजोर दिखाने के लिए ये विद्रोह कर दिया। ऐसा होता रहा है, दोनों सुपर पावर से एक दूसरे के यहां अंदर अंदर इस तरीके की हरकतें करती रही, जिसको सैबोटाज करके व्यक्त भी किया जाता रहा है। लेकिन दूसरी संभावना इसको भी समझिए कि पुतिन का जैसा नेचर है एक ऑटोक्रेट का, हो सकता है कि पुतिन ने ही अपने रक्षा मंत्री, जनरल, इनके ऊपर यूक्रेन में असफलता का दारोमदार सारा का सारा थोप दिया जाए, इसके लिए ही अपने आदमी से कहा हुआ ऐसा करो। क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है कि जिस वागनेर ग्रुप ने विद्रोह किया है उसने रक्षा मंत्री और जनरल्स को जो कर कहा है पुतिन के खिलाफ, शुरुआती दौर में कुछ नहीं बोला है। तो ये भी संभावना हो सकती है, क्योंकि अभी हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन फिर बेलारूस के राष्ट्रपति कहने पर, जो कि रशिया से बहुत अच्छा तालमेल रखते हैं, अंत में उन्होंने अपने इस विद्रोह को वापस लिया और बेलारूस चले गए हैं। लेकिन इसके अर्थ कई निकल सकते हैं। आलोचकों का एक कहना, क्रिटिक्स का एक कहना यह भी है कि इससे पुतिन की सत्ता को चुनौती मिली। कि पुतिन ने पहले कहा कि प्रिगोजिन ने पीठ पे छुरा भोंका है, विश्वासघाती, माफ नहीं किया जाएगा, और बावजूद इसके अब उन्होंने आम माफी की घोषणा कर दी। तो कुल मिला के इमेज तो इसमें पुतिन की भी अच्छी नहीं बनी। अगर वो जनरल्स या रक्षा मंत्री की नाकामयाबी
को उभारना चाहते थे, अपने ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी थी वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट करना चाहते थे। तो भी कुल मिला कि बहुत अच्छा कुछ निष्कर्ष तो उनको नहीं मिला। लेकिन मुख्य चीज यही है कि विचार करिए कि वेस्टर्न कंट्रीज एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे कि वहां कोई एक प्रेशर ग्रुप इतना ताकतवर हो गया कि उसने जो है सिस्टम को हाईजेक कर लिया। और रसिया में हमें अब पता चला कि 50,000 लोग एक निजी सेना के रूप में अस्तित्व में आ गए। क्या आप अपने देश में ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक निजी सेना कोई तैयार कर ले 50,000 लोगों की, और उसके बाद जो है उसको हम किसी अन्य देशों पर अटैक करने में सहभागी बनाए? यूक्रेन में वागनेर की बढ़ चढ़ की भूमिका रही है। एक शहर की विजय में खुद पुतिन ने बधाई दी है प्रिगोजिन को। ये तो फिर स्थिति कुछ कुछ पाकिस्तान की है कि वो कहता है कश्मीर पे अटैक हमारी सेना ने नहीं किया है, हमारे मुजाहिदीन ने किया है। बाद में वही मुजाहिदीन किस तरीके से उसके लिए भस्मासुर सिद्ध होते हैं। तो इस पर भी विचार करिएगा कि क्या ये सारी स्थितियां एक सिस्टम, एक लोकतंत्र की ओर संकेत करते हैं कि देश स्वस्थ है और सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। तो इन पे नजर रखिएगा। और वेस्टर्न कंट्रीज सिस्टम बना लेते हैं, व्यक्तिवाद पे नहीं चलते, इसलिए शायद ज्यादा सफल हो जाते हैं। वहां कभी भी यूएसए का पर्याय सिनोनीम बाइडेन नहीं होते, कभी भी ऋषि सुनक ब्रिटेन का पर्याय नहीं होते। लेकिन रूस का पर्याय अगर पुतिन बनेंगे तो फिर पुतिन तो ऑटोक्रेटिक रूलिंग के लिए सारे प्रयास करेंगे ही। और जब एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो देखा देखी 10 और खड़े होंगे ही। तो इसको इस रूप में भी समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कि जो बात इसमें कही जा रही है उसको आप बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।